प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले लाहौर का माल रोड और जमान पार्क मैदान जंग बना रहा। पुलिस का पीटीआई कारकुनों पर वहशियाना तशद्दुद, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। पीटीआई का एक कारकुन जाँ बहक। इलेक्शन का शेड्यूल आते ही हुकूमत ने जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा बात करेंगे मरियम नवाज ने साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को निशाने पर रख लिया, कोर्ट मार्शल का बड़ा मुतालबा कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ तहकीकात की तस्दीक कर दी। मरियम नवाज का यह मुतालबा पीडीएम हुकूमत का है या उनकी जाती ख्वाहिश है? इस मुतालबे पर एस्टैब्लिशमेंट का क्या रिएक्शन होगा? इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ होंगे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के अहम तरीन इजलास। मुल्क की माशी सूरत हाल पर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के पेश न होने पर कमेटियों के सरबराहान ने बरहमी का इजहार कर दिया। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद माशी मामलात पर सेनेटर्स के मुश्किल सवालात में फंस गए। दोनों इजलासों की एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। हमारे साथ जैसे कि हमने बताया कि मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, आज लाहौर में ऐलान किया था पीटीआई ने रैली का, और एक पीटीआई के मुताबिक एक बड़ी रैली, जिस इस तरह की रैली पहले नहीं हुई, इस तरह की रैली होने जा रही थी। क्या होता रहा आज लाहौर में, कैसे देख रहे हैं इसको? एक तो जाहिर है कि पहली तो बात यह है कि मीडिया को बैन कर दिया गया कि आपने लाहौर में होने वाले वाकयात भी नहीं दिखाने और वो रैली भी नहीं दिखानी। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि मीडिया को गैग कर दिया गया। उसके बाद पुलिस भारी तादाद में जो है वो आई और उसके बाद उसने प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, औरतों के ऊपर लाठीचार्ज किया और बहुत सारी खवातीन जो हैं वो उसमें जख्मी हुई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। और फिर शाम को बिलाल जो हमारा एक बहुत ही एक हीरा कारकुन था, वो उसको सर के ऊपर बैटन चार्ज किया गया, जिससे उसके सर पे चोट आई और वो अनफॉर्चुनेटली अपने खालिक हकीकी से जा मिला। और अभी 2 लोग और उनकी जो कंफर्मेशन है वो भी नहीं हुई मुझे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। तो ये इस तरह ये मामला जो है वो हुआ। बुनियादी तौर के ऊपर एक मॉडल टाउन का वाकया और उससे भी ज्यादा एक जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल डायर को लगाया था, यहाँ पे मोहसिन नकवी को पॉइंट किया गया है पंजाब में, और ये लाशें बिछाना चाहते हैं। उसके बाद फिर जब हमें पता चला कि अब पुलिस सीधी गोलियां बरसाना चाहती है प्रोटेस्टर्स पे, तो हमने फिर ये जो रैली है उसको आज कैंसिल किया। और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल के बावजूद 144 इम्पोज की गई है, वो अदालत में चैलेंज की है, पैमरा का बैन अदालत में चैलेंज किया है। ये आज की समरी। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये सारी सिचुएशन आप एंटिसिपेट कर रहे थे? क्योंकि जिस तरह के राना सनाउल्लाह के बयान आ रहे थे, जिस तरह से ये निगरान सेटअप जो है वो काम कर रहा है, तो ये तो पता है। फिर एक तरफ जान का खतरा है इमरान खान साहब को। ये तमाम तर सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है कि जो आप ये कहें कि आपको इसकी तवक्को नहीं थी। सो व्हाट इज द काउंटर पॉलिसी? किस तरह से, क्या मतलब निकलना है इसी तरह सर पे कफन बांध के, क्या करना है? निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी सूरत में तो देखें ना, फिर आप आइन से महरूम हो जाएंगे, हकूक से महरूम आप पहले ही हो चुके हैं। और इसके बाद नामजदगियां पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली तो जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये है कि हमारे तो माशाल्लाह नाफिज है, हकूक मुयसर नहीं है, मईशत तबाह बर्बाद है, लोगों की कमर टूट गई है। और अगर अब भी हम आइन के बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते, इंतखाबात के लिए बाहर नहीं निकलते, तो फिर तो पाकिस्तान जो है वो बर्मा और नॉर्थ कोरिया का मॉडल जो है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। और अब भी इनकी कोशिश यही है कि वो बर्मा बना सके पाकिस्तान को, उन्होंने काफी हद तक बना भी दिया। तो हमारी पर हम अपने राइट्स के लिए, हकूक के लिए जो जद्दोजहद है उसमें तेजी लानी पड़ेगी। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर, हालांकि अच्छा खासा टफ डे था। एक चीज़ हमने देखी है सर, आज वाकई पुलिस ने बड़ा वहाँ पे उन्होंने एक्सट्रीम तशद्दुद किया, ब्रूटैलिटी दिखाई है, स्पेशली वर्कर थे, ख़वातीन थी, टीयर गैस हुई। इट वाज अगेन एक उस पर टेरिबल सीन्स है। एक चीज़ हमें नज़र आई है कि जो इस पीटीआई की टॉप लीडरशिप है वो हमें कहीं पे नज़र नहीं। रैली जब थी, जब वो मार खा रहे थे बेचारे, उनको अच्छा खासा ये तशद्दुद किया जा रहा था, जो पीटीआई के टॉप की लीडरशिप है वो नज़र नहीं आ रही थी। वो कहीं पे मैंने तो नहीं देखी, एटलीस्ट हो सकता है कि वो लोग मौजूद हैं, जो फुटेज मैंने अब तक देखा है
तो वो कहीं से कुछ जमान पार्क से बाहर निकल के उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अपने वर्कर्स के साथ, चलें एक सॉलिडेरिटी शो करने के लिए कि इन बेचारों को अगर मार पाड़े तो हम भी साथ खड़े हों, तो वो कहाँ पे थे? वो नज़र नहीं है सर। ये ऑपरेशन कहाँ हो रहा था? ये माल रोड पे रैली पे हो रहा था। रैली में आप लोगों ने नहीं होना था सर? ये ऑपरेशन जमान पार्क में हो रहा था क्लास साहब। अगर आप अपने नुमाइंदे से किसी से बात करेंगे और एक इन्फॉर्म्ड कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑपरेशन है ये जमान पार्क पे हो रहा था। सबसे ज्यादा शेलिंग तो इमरान खान के घर के ऊपर हुई, जमान पार्क के ऊपर हुई है, और उसके बाद कंटेनर लगा के दोनों तरफ से रास्ता जो है वो बंद करके शेलिंग की गई, और सारी लीडरशिप जो थी वो जमान पार्क में थी और आधी लीडरशिप जो थी वो हाई कोर्ट में थी। तो हाई कोर्ट में जो के सामने जो शेलिंग हुई और उसके बाद जमान पार्क में हुई, दोनों जगह के ऊपर लीडरशिप सारी की सारी वहीं पे थी। शायद हो सकता है मैंने कोई फुटेज मिस किया हो, अदरवाइज मुझे तो कहीं पे कोई जो बड़े लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, वो तो हमें कहीं पे नजर नहीं आई। खैर ये बेसिकली तो देखिए आपकी ख्वाहिश छोटी सी ये है कि जब तक लीडर मरे ना, आप कहते हैं कि वो मूवमेंट में शरीक नहीं है। सर अल्लाह ना करे सर, गोलियां खाई हैं नहीं, आपकी ख्वाहिश नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान को गोलियां लगी हैं, 13 लीडर्स हमारे जो थे फ्रंट लाइन के ऊपर उनकी शहादत हुई है, सारी टॉप लीडरशिप जेलों में गई है, तशद्दुद का सामना किया है। और ये थोड़ा इनसेंसिटिव कमेंट है आपका जब आप इस तरह की आके नहीं फवाद भाई, आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, योर एंगर, जो कुछ आपकी पार्टी के साथ हो रहा है, आपके साथ हुआ है, दीगर के साथ, आई कैन अंडरस्टैंड आपका गुस्सा, मुझे समझ में आता है। बल्कि आप आजकल ये सहाफ़ियों पे ज़्यादा ही गुस्से में है, जो मेरा ख्याल है सम टाइम आप सख्त कमेंट भी करते हैं, कोई ट्वीट्स भी करते हैं अपनी जगह पे। लेकिन ये लीडरशिप जो है सर, अगर वो जेलों में गई है तो खुद आप लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, आपके अपने मशामुद कुरैशी साहब हूँ, असद उमर साहब हूँ, या दीगर जो टॉप लोग जेल में गए वो तो खुद गए थे सर, अपने आप को उन्होंने पेश किया था। आपकी मूवमेंट थी सर ये, अगर जेल में गए हैं सारे। नहीं तो जेल में क्यों गए हैं? मतलब वो कोई वहां पे पार्टी करने तो नहीं गए थे। और ऐसे ही होता है जब क़याम पाकिस्तान से पहले जो लीडरशिप थी उन्होंने भी गिरफ्तारियां खुद ही दी थी, ये एहतजाज होता है। और ऐसा भी है कि खुद नहीं गए, मसलन मैं खुद नहीं गया था, आजम सवाती साहब खुद नहीं गए थे, शहबाज गिल खुद नहीं गया था, बड़े लोग हैं जो खुद नहीं गए थे, और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और उमर चीमा और जो बड़े लीडर जो जिसको लेके गए थे। इस तरह का सलूक तो अंग्रेजों ने जो है वो अपने जो लीडरशिप थी हिंदुस्तान की उसके साथ नहीं किया, जिस किस्म का इन हुक्मरानों ने उनके साथ किया। सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया, 4 दिन उनको जो है वो 6x6 के डेथ सेल में उनको बंद रखा गया। उन्होंने जो कुछ भी उनके साथ ज्यादतियां हुई, जुल्म हुआ, तो पाकिस्तान की तारीख में तो क्या आपको हिंदुस्तान की तारीख में ये रवैया नहीं मिलता जो इस हुकूमत ने उनके साथ रवा रखा। अरे फवाद भाई, आपने जो अभी बात की है कि लीडरशिप खुदा ना खास्ता, ना हमने कभी कहा है, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं कि लीडरशिप को गोलियां लगें या इस तरह की चीज़ें, लेकिन इमरान खान साहब तो जब तकरीर करते हैं कि खौफ की जंजीरें तोड़ें, आपको आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तो ये सिर्फ वर्कर्स के लिए होते हैं या जो लीडरशिप जो है तो वो नहीं है कि बहर और आके कन्फ्रंट नहीं करेगी, खौफ को नहीं तोड़ेगी, या सिर्फ वर्कर ने मार खानी है? सर मैं तो खान साहब को कोट कर रहा हूँ, वो तो बहादुरी की मिसालें देते थे हमेशा। तो सबसे पहले गोली किसको लगी है? इमरान खान को लगी है। सबसे पहले लीड रैली किसने की है? इमरान खान ने की है। सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन को किसने फेस किया है? इमरान खान ने फेस किया। तो ये तो नहीं फवाद, उन खान साहब के बाद भी तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है ना लीडरशिप की, मैं इसलिए कह रहा हूँ नजर नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ गोलियां खाने की बात नहीं हो रही। लीडरशिप ने कुर्बानियां दी हैं। ये जो सारे जेल भरो तहरीक में गए थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अजहर उमर थे, आजम सवाती थे, उमर चीमा था, उससे पहले मैं था, उससे पहले शहबाज था, ये सारे लोग टॉप लीडरशिप ही है। अब मुझे पता नहीं है इसके बाद आपको टॉप लीडरशिप हम और नहीं आपको लगता है कि आप लोगों पे इस तरह क्रैक डाउन करके, ब्रूटैलिटी करके, तशद्दुद करके, जेलों में डाल के, बहुत सारी गैर इंसानी सलूक करके उन्होंने डरा दिया है, लिहाजा ये बहुत सारे लोग जो हैं आज हमें बाहर नजर नहीं है, आम वर्कर बेचारा जो है वो मार खा रहा था, खवातीन आपकी पार्टी की वो खा रही थी। आज भी यास्मीन राशिद जो थी वो बाहर थी। इशू ये था कि जो लोग बाहर थे वो बाहर थे, जो लोग अंदर थे वो अंदर मुक़य्यद हो गए थे, क्योंकि रैली का टाइम जो था वो तो 3 बजे निकलनी थी। तो उससे पहले जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि जो लोग अंदर थे उनको अंदर बंद कर दिया गया, और बाकी कई लोग जो थे वो थे ही नहीं। मसलन अब मैं आज यहाँ पे लाहौर में नहीं था क्योंकि मैं आया था इस्लामाबाद में, ये खान साहब की पिटीशन फाइल करनी थी ये सिक्योरिटी के मामले के ऊपर, जो अब सुबह फिक्स हुई है, जो आज फिक्स होनी थी आज नहीं हुई, अब सुबह फिक्स हुई है। तो ये तो एक रैली थी, किसी को पता ही नहीं था कि 144 लगनी है।
आप 12 बजे तक तो पाकिस्तान में लाहौर में कोई 144 नहीं थी, और ये तो जब मार्च के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे उस वक्त उन्होंने 144 लगा के ये सारी कार्रवाई। अच्छा, आपको लगता है कि कोई बड़ा स्ट्रांग वर्डेड मैसेज भेजा जा रहा है आपकी पार्टी को, खान साहब को? क्योंकि खान साहब, अब आप लोगों को खुद भी शायद डाउट्स होने शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते, आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, पुलिस आप लोगों पे जुल्म कर रही है, तशद्दुद कर रही है, सारी चीज़ें। तो लगता है कहीं से कोई पावरफुल सर्कल्स आपको मैसेज भेज रहे हैं कि भाई साहब अब हम कोई रियायत नहीं है, अब ज़ीरो टॉलरेंस पे जाएंगे और ये पार्टी को बिल्कुल अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? तो 11 महीनों से कौन सी टॉलरेंस जो है वो शो हो रही है? 11 महीनों से ही पार्टी जो है, हमारी पार्टी, वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि ये एक बर्गर पार्टी है, ये मुकाबला नहीं कर सकेगी, हमने नाकों चने चबवा दिए हैं। जो जो इन्होंने फैसले किए हैं वो ये पीटीआई को तोड़ने की क्या कोशिश नहीं कर ली गई, पीटीआई नहीं टूट सकी। उसके बाद आके पंजाब के इलेक्शनों में क्या नहीं कर लिया गया, पंजाब के इलेक्शनों में शिकस्त पाश हुई हुकूमत को, इमरान खान की सीटें खाली की गई, कहा गया ये कमजोर सीटें हैं, इमरान खान को हराने की पूरी कोशिश की गई, पूरी तरह नाकाम हुई। उसके बाद जो 186 लोग इन्होंने कहा हम पूरे नहीं कर देंगे, सारे एमपीए जो हैं वो इकट्ठे हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि असेंबली हम टूटने देंगे, असेंबलियां टूटी। तो हमने वो बहुत सारे ऐसे काम जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो कर सके, वो नहीं कर सके। और अभी इलेक्शन भी मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल नहीं चाहते इलेक्शन हो, और ये पूरी कोशिश करेंगे रोकने की। इलेक्शन नहीं रुकने, इलेक्शन होने हैं। अच्छा फवाद भाई, आपको याद होगा इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में जब प्राइम मिनिस्टर थे वो बार बार एक बात कहते थे कि मुझे एब्सोल्यूट पावर्स चाहिए, लाइक रशियंस, लाइक ये चाइनीज़, लाइक सऊदीज़, इन मॉडल्स की वो बड़ी बात करते थे, जिससे उन पर एतराज़ भी होता था कि खान साहब जो है मोनार्क बनना चाहते हैं, मिस्टर प्यूटन बनना चाहते हैं, और उसमें बादशाहत लाना चाहते हैं कि जिस पे उन पे कोई पूछ गछ ना हो। तो आज आप यही इल्ज़ाम इन पे भी लगा रहे हैं, जो नज़र भी आ रहा है जिस तरीके से आपकी पार्टी के साथ सलूक हो रहा है। तो आपको फील होता है कि ये ट्रेंड तो आप लोग सेट कर रहे थे कि जहाँ पे जो या आपका प्राइम मिनिस्टर हो या आपके एग्जेक्टिव्स हों, उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स हों, अपने मुखालफिन को तहस नहस करके रख दें, उनको पूछने वाला ना हो। तो आज वही कुछ सलूक उसी तरह का आपसे मिलता जुलता नहीं हो रहा सर? ये लोग वही कुछ कर रहे हैं। मुझे बस आपके सवाल की समझ नहीं है। इमरान खान तो इलेक्शन लड़ के आए हैं और पाकिस्तान में मेजोरिटी से वो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उनकी बनी थी। पंजाब में मौजूदा हुकूमत तो नामजद हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है ये तो नामजद हुकूमत है। और एब्सोल्यूट पावर्स की जो ख्वाहिश का ताल्लुक है या कुछ का ताल्लुक है, हमने तो आइन की बात की है, इमरान खान ने तो हमेशा आइन की बात की है और उसी के मुताबिक वो आगे बढ़ना चाहते थे। मनात या ये तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। मैं आपको भेज दूंगा, आपको भेजन मैं शो के बाद में क्लिप उनके भेज दूंगा कि वो कहते थे कि मुझे सऊदीज मॉडल्स, ये चाइनीज मॉडल, रशियन मॉडल। दोबारा आप समझ नहीं पाए बात को। बात हो रही थी कि जी उन्होंने ये बात कही थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, जो आपने रेफर किया है, आप अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेंशन किया है, वो कि जी आप नवाज शरीफ से और उनसे पैसे क्यों नहीं निकलवा सके। और सऊदी अरेबिया ने इतना, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया वाला निज़ाम हमारे पास नहीं है, अगर वहाँ जैसे इन्होंने वहाँ पे पैसे निकलवाए, अगर वहाँ यहाँ पे होते तो यहाँ पे भी नवाज शरीफ से पैसे निकल आते, कोई मसला नहीं था। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात है। अरे फवाद भाई, खान साहब एक बड़ा मुतालबा अब ये मुसलसल कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आपकी इस पे क्या व्यू है सर? जनरल बाजवा साहब का? जी जी, वो कहते रहे कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यूक्रेन के इशू के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी अपना उन्होंने जो सिविल गवर्नमेंट की जो हमारी पॉलिसी थी, देखिए जब हमने रशिया का दौरा किया था वो दौरा बड़ा कोऑर्डिनेटेड था, उसमें फौज समेत तमाम जो हमारे इदारे थे वो उसमें शामिल थे। और बाद में जो उन्होंने बयान दिया वो यकीनन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो हमारा एलामिया था और सिविल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उससे मुतसादम था, और उस ज़मन में ये कह रहे हैं कि उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी। अच्छा, हमने ये देखा है कि अब ये मरियम नवाज साहबा हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब एक DGISI हैं, इनका भी ट्रायल किया जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई करें, मरियम साहबा कह रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ करें। आप उनके इस डिमांड को, मरियम साहबा की डिमांड को कैसे देखते हैं कि जनरल फैज़ शुड बी पुट ऑन ट्रायल? मैं तो कहता हूँ कि सबको स्पेस दें और आगे चलें, इस तरह से हम इसी झगड़ों में पड़े रहें।
चले मैं मेरा ख्याल रबिया के पास कोई सवाल है सर आपके लिए। अच्छा फवाद साहब, मैं जो इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है तो मैं जिस तरह आप हामी रहे हैं, माजी में भी आपने बैठने बिठाने की बात की कि जो सियासी मामलात हैं उनका सियासी तौर पे हल निकलना चाहिए। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो बयानात दिए उन्होंने फिर वही बात की कि मैं सबसे बात कर सकता हूं लेकिन जो कौम का मुजरिम है, जो चोर है, डाकू है, उसके साथ में नहीं बैठ सकता। नाउ देयर टू एस्पेक्ट्स, एक तो वो क्या आर्मी चीफ से मुलाकात करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर रहे हैं और जो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, ये क्या कंफ्यूजन है, वो क्यों मिलना चाह रहे हैं? दूसरी बात कि अगर वो नहीं बैठना चाहते सियासी मामलात पर सियासतदानों के साथ तो मामलात का हल कैसे निकलेगा, एंड व्हाट इज योर इंडिविजुअल ओपिनियन इस मामले पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। इमरान खान ने भी ये नहीं कहा कि वो किसी बात के नहीं बैठना चाहते। उन्होंने वाजे किया है एक फर्क। उन्होंने कहा देखें, मेरे पे जो कातलाना हमला हुआ है मैं वो माफ कर सकता हूँ, और आपको मालूम है जिन पे कातलाना हमला हुआ है इमरान खान ने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को उसमें एक्यूज जो है वो डाला है, और वो कहते हैं मैं वो माफ कर सकता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं जो हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई वो माफ कर सकता हूँ। लेकिन आप ये ना हमें कहें कि जो केसेस हैं जो करप्शन के, उसके ऊपर हम निगोशिएट करें। वो जो है निगोशिएट नहीं हो सकते क्योंकि वो हमारा पैसा नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। वो आपका भी उतने पैसा है जितना हमारा है, तो इसलिए वो उस पर हम बात नहीं कर सकते। इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर हुकूमत आज दावत दे, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। अच्छा, इसके अलावा इश्यूज के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा सर, ये खबरें आ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है टॉप 10 बिजनेसमैनों से GHQ में और वहाँ पर ये सवाल भी शायद उठा है कि इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से जो नए चीफ से मिलना चाह रहे हैं, तो चीफ साहब ने वहाँ से क्लियर किया जी कि मैं इन इश्यूज़ में नहीं आना चाह रहा, पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल मैटर्स में, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि शायद वो खान साहब से नहीं मिलेंगे। योर व्यू सर? मैं तो वैसे जी मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रुप मिले हैं ना ये बिजनेसमैनों के, ये हर ही आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के लाडले, हमारे भी बड़े लाडले थे। और अगर मैं इन्होंने ही जाके जनरल बाजवा साहब को कहा कि ये चल नहीं रहा, ये लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, एक्चुअली ये मुल्क के मफाद का इनकी इंटरप्रिटेशन होती है, इनका जाती मफाद, और ये टोटल बेकार लोग हैं, इनको मिलने का कोई फायदा नहीं है। और ये पाकिस्तान के जो बड़े माफियाज हैं ये हमारे बिजनेसमैनों में ये नहीं बनाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में तो इनसे ना कोई हल निकलता है। इस वक्त जो सोल्यूशन है ना पाकिस्तान के मसाइल का, उसमें करीबी किरदार 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी का है। जब तक आप ओवरसीज पाकिस्तानी को अपनी इकोनॉमी के अंदर आप शामिल नहीं करेंगे और सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये जो ग्रुप मिला है इन तो सब अपने लोग, इन्होंने अपने सारे पैसे बाहर भेज दिए हुए हैं, इनका भी पाकिस्तान में कितना इंटरेस्ट है। अच्छा फवाद, ये आपने बिल्कुल ये सही आपने ये बात की, मेरे भी ये मिलते जुलते व्यूज हैं। सिर्फ आखिरी पॉइंट में ये कहना चाह रहा था कि इस पे एक ही आदमी ने इन लोगों को सही एक्सपोज किया और उसका नाम रऊफ क्लास है। अच्छा जितने प्रोग्राम आपने इनके ऊपर, ये इनके बैंक्स के ऊपर, इनकी चीजों के ऊपर किए हैं, ये पहले आर्मी चीफ को वो आपके प्रोग्राम देख के इनसे मिलना चाहिए ताकि उनको पता हो ये है लोग कौन। वेरी ट्रू सर। आपका ये हमने देखा है कि माजी में जैसे आपने कल ही मैंने इस पे एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा वीलॉग किया था, इन्हीं लाइंस पे जो आप अभी बात कह रहे हैं, वी हैव ऑलमोस्ट सिमिलर। अब सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ को मिलना चाहिए इन बिजनेसमैनों से हर दफ़ा? जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम शौकत तरीन साहब को बुला लिया, आपकी दफ़ा इसाक डार साहब को बुला लिया, ये क्यों मिलना चाहते होते हैं बिजनेसमैन? वाई डू दे गो टू मतलब GHQ? वहाँ से क्यों रेस्ट्रिक्शन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, वजीर हैं, इनसे मिलने की बजाय ये पर्सनल होते हैं, वहां से दबाव डलवाते हैं। GHQ से दबाव डलवाया जाता है प्राइम मिनिस्टर्स पे, फाइनेंस मिनिस्टर पे, और फेवर ली जाती हैं इसमें टैक्सेस में, ड्यूटीज में, और बहुत सारे यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह बला बला। बिल्कुल बिल्कुल, जो पॉलिसी है वो उसमें ये जो अपनी मदद करते हैं, तो ये इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ये वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों के बड़े करीब रहना चाहते हैं, और ये टेक्टफुली रह भी रहे हैं कई सालों से, अशरों से। ये लोग जो हैं ये आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के करीब रह रहे हैं, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो इल्ज हैं, बहुत बड़ी जो पाकिस्तान के इकोनॉमी में, सोसाइटी में जो हमारी खराबियां हैं, उसकी वजह भी यही है कि ये लोग हुक्मरान तबकात के बहुत करीब हो जाते हैं। और मेरी नज़र में जाहिर है, देखिए मैं और आप तो कमज़ोर लोग, हमारे कहने के ऊपर तो फौज ने कोई अपनी पॉलिसी नहीं बनानी, ना इन्होंने बनानी है। ये फौज ने सोचना है, करना है कि क्या वो पाकिस्तान को एक 21st सेंचुरी का मुल्क बनाना चाहते हैं, या वो हमें वही 60s की रजीम में, क्योंकि देखिए ना हमारे हमसाये किधर चले गए। ये तो फैसला फौज ने करना है कि उन्होंने अपना किरदार कैसे डिफाइन करना है।
और अगर वो डिफाइन करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तो हम जैसे हैं फिर ऐसे रहेंगे। तो लाजमी तो नहीं कि हम बहुत शुक्रिया सर जी, आज रात मुझे खुशी से नींद नहीं आएगी, आपने मेरी तारीफ कर दी है। आप तो हमेशा हमारी क्लास लेते हो, तो ट्विटर पे लेनी हो, शो में लेनी हो, मैंने मतलब है मैं पूरा सो नहीं सकूंगा खुशी से कि फवाद चौधरी साहब ने, पंजाब के जट ने आज मेरी मतलब लाइव मेरी उन्होंने तारीफ कर। सर थैंक यू वेरी मच, हम्बल सर, थैंक यू। है वहाँ पे आपकी हमेशा तारीफ करते हैं। बाकी फिर आपसे इतना सालों का ताल्लुक है, आपसे खुल के आपके ऊपर तनकीद भी हो जाती नहीं होती है सर, आई ऑलवेज वेलकम इट। आपसे एक पुराना ताल्लुक है, लेकिन इन इश्यूज पे आपकी मेरी चिट चैट और एक दफ़ा एक दूसरे को पिंच वगैरह करते रहते। थैंक यू सर, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी। उन्होंने एंटी करप्शन के सामने बड़े बड़े एतराफ़ात किए हैं, बयानात दिए हैं, इंकशाफात कहे उनको, उनके ऊपर बात होनी है। और जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि उनके पास भी कुछ तफसीलात मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस अब हमने बात करनी है सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, इस अहम इजलास की, क्योंकि जो इस वक्त मामला चल रहे हैं इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। उसमें वज़ीर ख़जाना साहब हमारे जो हैं उन्होंने शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, उनका इंतज़ार है क्योंकि सवाल उनसे होने वाले हैं, क्योंकि इस कमेटी में फिर उनकी गैर मौजूदगी पे बरहमी का इजहार भी किया गया। एंड इज़न्ट इट स्ट्रेंज कि इस तरह के मामला में वज़ीर ख़जाना नहीं जाते, सवालों के जवाब नहीं देते। ये सिर्फ ये फिनांस की कमेटी वो नहीं है, और क्योंकि मैं हैरान होता हूँ कि ये जो सलीम मांडवीवाला साहब जो हैं ये डिप्टी चेयरमैन रहे हैं सेनेट के, ये फिनांस मिनिस्टर रहे हैं और कमेटीज़ के माजी में भी सरबराह रहे हैं। मैं उन पर तनकीद भी हम करते रहते हैं, मैं उनकी उन्होंने वहाँ पे क्योंकि समझते हैं इश्यूज़ को। वह फिनांस कमेटी के उस कौमी असम्बली के जो लोग थे उनको भी ये शिकायत थी कि इसहाक डार साहब जो है वहाँ पे नहीं आते, और अब तक नहीं गए 6 महीने उन्होंने वाले। कैसर शेख साहब लास्ट टाइम मुझे याद है उनकी कमेटी में मीटिंग में किया था, वो भी सारे ये कह रहे थे कि वो डार साहब आते नहीं है, डैम किया। अब डार साहब यहाँ फिनांस उसमें कमेटी में भी नहीं आ रहे। अभी मांडवीवाला साहब जब आ जाएँ तो उनसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए आप, क्योंकि आप ही स्टार्ट करती हैं कि इसहाक डार साहब ये जो यहाँ सुप्रीम एक आगे सुप्रीमेसी की हमें कहानियां सुनाते हैं, जीएचक्यू में ब्रीफिंग करने के लिए इसहाक डार साहब बैग उठा के फाइलें उठा के पहुंच जाते हैं, जरा जहन में रखिएगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये कमेटीज बुला लें, सलीम मांडवीवाला साहब बुला लें, कैसर शेख साहब बुला लें, सेनेटर्स बुला लें, तो इसहाक डार साहब वो नहीं आते कमेटीज में, जीएचक्यू में पहुंच जाते हैं वहां पे ये ब्रीफिंग करने बिजनेसमैनों को। ये मेरा ख्याल मांडवीवाला साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको जीटीवी के प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा मांडवीवाला साहब, बहुत अहम आपकी कमेटी है और इसमें बहुत सारे सेनेटर्स मौजूद हैं और इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है जो टॉपिक्स में डिस्कस होते हैं, क्योंकि मुल्क के माशी हालात सबके सामने हैं। जिस तरह से क्लासेस आपने कहा कि इस अहम कमेटी में जो डिस्कशंस हैं उसमें सवालों का जवाब देने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना नहीं आते और जीएचक्यू में ब्रीफिंग देने के लिए पहुँच जाते हैं, तो क्या आपके सेंटिमेंट्स हैं इस तरह की उनके इस रवैये पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी कमेटी में तो हमेशा वजीर खजाना आते हैं। हमारी आयशा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो आती हैं, डार साहब नहीं, मगर वो हमारे लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट आए या मिनिस्टर आए, हमें तो जवाब चाहिए होते हैं गवर्नमेंट से, वो हमें वो आके दे देती। लेकिन सर ये आपके सेनेटर जो हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं मांडवीवाला साहब, इसलिए हम कह रहे हैं कौमी असम्बली की भी वहाँ पे फाइनेंस कमेटी में मैं जाता रहा तो वहाँ पे भी ये मसला था, आपकी कमेटी में भी यही बातें आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है। तो डार साहब जो है ये गौस पाशा साहबा, फिर उनको जीएचक्यू क्यों नहीं भेज देते? सिर्फ आपके लिए उन्होंने क्यों रखा हुआ है एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के? इनको एमएनए और सेनेटर्स के लिए तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जाएंगे, जीएचक्यू में वहां पे बिजनेसमैनों के साथ जाना है, वहां पे ब्रीफिंग देनी है, बड़े लोगों को तो डार साहब खुद जाते हैं। सर व्हाई दिस डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन? सर नहीं क्लासरा साहब, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि शायद जीएचक्यू में उन्होंने डिमांड किया होगा कि डार साहब आए, तो इसीलिए शायद वो वहां गए होंगे। और अक्सर जीएचक्यू में क्योंकि जब वो आर्मी चीफ भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं, तो उनकी डिमांड ये होती है कि डार साहब, अगर आप चाहेंगे कि मैं डार साहब को बुलाऊं तो मेरा ख्याल है वो जरूर आएंगे, और आप भी आए नेक्स्ट कमेटी में, मैं उनको बुलाऊंगा। नहीं ज़रूर सर। अच्छा सर, आपकी अगेन मैंने आपकी कमेटी की मीटिंग से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, आपकी मीटिंग हो और पेट्रोलियम एनर्जी, मैंने बड़ा कुछ सीखा है वहाँ से, मेरी ग्रूमिंग हुई है।
आई मस्ट से मुझे रिपोर्टर बनाने में आपकी कमेटीज़ का, आपके सेनेटर्स का, एमएनएस का बड़ा रोल है, इवन ब्यूरोक्रेसी का, ऑडिटर जनरल में सबको आई उसमें कहते हैं ओवर टू यू कि मुझे लर्निंग हुई है वहाँ से सारी चीज़ों की। सर नहीं जी, नहीं सर, हम बहुत तो सीख शुक्रिया, ही रहे होते हैं आपकी तरफ। बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या ख्याल है कि ये वहाँ पे जब अभी बिजनेसमैन हमने देखे हैं, आपके बहुत सारे जानने वाले भी में 10 के करीब लोगों को बुलाया गया है वहाँ पर, तो ये जो ब्रीफिंग होती है वहाँ पे जीएचक्यू में बिजनेसमैन जाते हैं, ये क्या अश्योरेंसेस चाहते होते हैं आर्मी से या आर्मी चीफ से या कमांडर से? क्योंकि यहाँ तो समझा जाता है कि सारी पावर्स तो बस सिविलियंस के पास है, यहाँ पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, प्राइम मिनिस्टर में के पास, कैबिनेट में हूँ, ये वहाँ पे क्यों जाते हैं सर सारे के सारे? मतलब ये लोगों के जहनों में सवाल आते हैं कुछ। देखें क्लासरा साहब, ये पुराना एक ट्रेडिशन कह लें आप, बाजवा साहब भी होते थे, उससे पहले जनरल राहील होते थे, कियानी साहब होते थे, तो ये बिजनेसमैन फील के देयर इज सम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी व्हिच कम्स फ्रॉम जीएचक्यू, और ये आज से नहीं है, ये काफी अरसे से है, और वो ये समझते हैं कि उनका प्रेजेंट होना एट द टाइम ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एक सेंस ऑफ या तो कमिटमेंट होती है या एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिससे दे फील कंफर्टेबल। ये आपको लगता है कि हमारे हमारे सियासी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी नहीं है, सीरियसनेस इनको, मतलब इनको सीरियस नहीं लेते हमारा पाकिस्तानी बिजनेसमैन? अल्टीमेटली जो उनको फेवर्स मिलनी है, उनको पॉलिसी में मिलनी है, रिफंड में मिलना है, टैक्सेस में मिलना है, कंसेशन लेनी है, सब्सिडीज लेनी है, वो तो फिनांस मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट या हुकूमत देती है। तो लेकिन ये एतबार उन पे करते हैं सर, अपने इन सियासतदानों पे, इन पे हमारा बिजनेसमैन एतबार नहीं करता सर। मैं ये नहीं समझता कि एतबार नहीं करते। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर को कंफर्ट देने की जरूरत है तो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाता है एट टाइम्स, या वो खुद भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को भी बुलाया जाए उनकी ब्रीफिंग के अंदर। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कंफर्ट क्लासरा साहब। करना तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होता है इन दी एंड में, चाहे वो वहाँ एग्री करें, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास एग्री करें। इट इज मोर ऑफ कंफर्ट जोन कि जी आर्मी चीफ या आर्मी के जो की लोग हैं वो भी उसमें बैठें और वो एक पॉलिसी पे एग्री करें, एक स्टेबिलिटी पे एग्री करें। तो करना तो इवेंचुअली पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होता है। जो हुए थे कुछ आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्योंकि आप भी समझना चाह रहे होंगे इन इश्यूज को, आपका फील्ड है आपकी। कोई पता चला कि क्या गुफ्तगू हुई है, क्या क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है, इनके जहनों में क्या मतलब एप्रीहेंशन थी, और फिर आर्मी कमांड ने उनको कैसे हल किया? क्योंकि मुझे तक ये खबर पहुंची है कि वो बड़े मुतमिन होकर वहाँ से निकले। अगरचे हर दफ़ा हर बिजनेसमैन यही कहता है वो जनरल कियानी से मिले, जनरल राहील से मिले, जनरल आसिम साहब से मिले, जनरल बाजवा साहब से मिले, बाहर निकल के तो ये कहते हैं हम बड़े मुतमिन, जाने के बाद कुछ और बातें करते हैं। आपकी क्या सर इंफॉर्मेशन है सर? मेरी अभी तक क्लासर साहब किसी से बात नहीं हुई, बट मुझे ये पता था कि उन्होंने ये मीटिंग रिक्वेस्ट की हुई है काफी अरसे से, और दे वांटेड द न्यू आर्मी चीफ एंड द पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू हैव अ मीटिंग विद देम टू डिस्कस देयर इश्यूज। और मैं आपको अभी इमीडिएटली नहीं बता सकता कि उनके क्या व्यूज थे, बट वो तो जाहिर सी बात है एक मीटिंग ही हो जाना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो अपने कंसर्न शो कर सके, और आर्मी चीफ को और फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये पता हो कि जी उनके क्या कंसर्न्स हैं और वो आप किस तरह से एड्रेस करेंगे। आपको लगता है ऐसी माजी में सर? मुझे लगता है जी सर, जी मुझे लगता है, सॉरी मैं आपकी बात काट, प्रोग्राम और फ्यूचर पे डिस्कशन था ये जो था जो ये मीटिंग थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम मांडीवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, सो क्लोजिंग कमेंट्स। मैं ये चीज़ देख रहा था, अगरचे मेरी उससे मादरत, हमारे दोस्त हैं जाहिद गिस्कोरी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की हुई थी कि उन्होंने आना था, लेकिन सलीम मांडीवाला साहब से लेट हमारी कंफर्मेशन हुई है। सो वो छोटा भाई है जाहिद गिस्कोरी, आई कैन टेक लिबर्टी के चलें, उसको मैं मिन्नत तरला करके मना लूँगा, बुरा नहीं मानेगा। अदरवाइज हमने उनको लेना था उस ये सेगमेंट में। मांडीवाला साहब से पहले बात की लेकिन लेट उनकी कंफर्मेशन हुई, बिजी होंगे। सर मैं आपको थोड़ा सा ना उसमें 2 डिफरेंस चीज़ें बताना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने बात की और अभी आपने मांडवीवाला साहब से भी बात सुनी कि हमारी पॉलिटिकल
लीड की जरा देखें, वो कहते हैं ना डंडे के आगे सारे सीधे हैं। कौमी असम्बली का इजलास वहाँ पे उसकी उस फाइनेंस कमेटी का इजलास हो, कैसर व शेख साहब हूँ, बाकी MNAs हूँ, वो रोते रहे वहाँ पे, मतलब उसमें बरजीज तहर साहब थी वहाँ पे, वो थे, डार साहब नहीं गए। इधर सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी नहीं आते। GHQ में फाइलें बाज जो बगल में डाल के वहां पे जाते हैं अच्छे बच्चे की तरह, उनको ब्रीफिंग करते हैं, कल को हमें सुनाने आ जाते हैं। साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इस पे बात करने का मेरा भी दिल कर रहा है जी जी, लेकिन क्लोजिंग के लिए, शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।